माना जाता है कि धन गया तो कुछ नहीं गया, लेकिन यदि स्वास्थ्य चला गया तो लगभग सब कुछ चला गया। निरोगी काया ही अच्छे जीवन की निशानी है। जी जी। कैसे रहें निरोगी? आज हम बात कर रहे हैं श्री पुष्पेंद्र शुक्ला जी से। पुष्पेंद्र शुक्ला जी आयुर्वेदाचार्य हैं और आयुर्वेद पद्धति के बारे में पुष्पेंद्र शुक्ला जी से हम बात करते हैं। पुष्पेंद्र जी, जैसे मैंने कहा कि आयुर्वेद के संबंध में हम अपनी काया को निरोगी रख सकते हैं। आयुर्वेद का उद्गम कहाँ से हुआ? नमस्कार। आयुर्वेद का उद्गम तो हम भगवान धन्वंतरी को सबसे ज्यादा इनका आयुर्वेद का जनक मानते हैं। और जैसे पता भी है हम सबको कि एक धन्वंतर दिवस आता है। हालांकि धन्वंतर धनतेरस के नाम से हो गया, लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं। लेकिन जब लक्ष्मी जी आई थी, समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे, उसी में से भगवान धन्वंतर भी निकले थे, कलश लेते हुए, अमृत कलश लेते हुए, हमारी स्वास्थ्य की रक्षा के लिए। तो भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति तो वहां से हुई। उसके अलावा और भी उल्लेख आते हैं कि अश्विनी दो आए, फिर जैसे जैसे विकास होता गया, जैसे हम लोगों का विकास होता गया, तो इसी प्रकार से ऋषि आते गए, अलग अलग ऋषि करते गए। यह चरक हैं, सुश्रुत हैं, वाग्भट हैं, फिर समय समय पे आयुर्वेद ऐसे पनपता गया। मैं श्रीकांत शर्मा, मनुश्री नेटवर्क के हमारे सब्सक्राइबर्स, दर्शक, श्रोता, उन सबका अभिनंदन करता हूं। और हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद के संबंध में डॉक्टर पुष्पेंद्र शुक्ला जी से। शुक्ला जी, आयुर्वेद में और नेचुरोपैथी में कितना फर्क हम मानते हैं? क्या ये दोनों एक ही हैं? एक तरफ से देखा जाए तो एक ही है, लेकिन बाद में ये विधा लोगों ने अपने अपने व्यापार के हिसाब से अलग अलग कर लिया। आयुर्वेद ही नेचुरोपैथी होती है। जब हम कोई नेचर के बारे में बात करते हैं तो एक्चुअल में तो आयुर्वेद के बारे में ही तो बात करते हैं, लेकिन फिर हम उसकी कुछ क्रियाओं को अलग करके नेचुरोपैथी इस नाम से करते गए। आयुर्वेद में जो भी नेचर आ रहा है, जो भी प्रकृति में दिया हुआ, प्रकृति प्रदत्त जो भी चीजें हैं, अगर हम उनका उपयोग कर रहे हैं तो आयुर्वेद ही हो गया। बचपन में हमने देखा कि हमारी माता जी, हमारी दादी, यदि हमारे पेट में दर्द हुआ है तो वो रसोई में जाके हींग लाती थी और पेट पर मल देती थी। क्या इसी प्रकार का ये आयुर्वेद है या इसमें भी कोई फर्क है? ये रसोई से संबंधित जो हमारे रोज़मर्रा के मसाले हैं या रोज़मर्रा खाने की चीज़ें हैं, उसका संबंध आयुर्वेद से है? बिल्कुल है। आयुर्वेद में हींग से लेके अजवाइन से लेके सोया मेथी तक, नीम की पत्तियों का उपयोग भी है। तो वहाँ पे रस रसायन भस्मों का उपयोग भी है। अगर शिव जी ने गणेश जी की गर्दन काटी थी, फिर हाथी की लगाई थी गर्दन, तो उस पे हाथी का सिर लगाया था, तो एक प्रकार से सर्जरी वो भी आयुर्वेद ही है। तो प्रथम तौर पे तो हम घर पे दादी नानी के नुस्खे उपयोग करते हैं, अजवाइन, धनिया, मेथी, और नाभि पे तेल लगाना, मसाज करना, ये सब चीजें। लेकिन केवल यही आयुर्वेद नहीं है। अगर एक चिकित्सा के रूप में जानते हैं, आयुर्वेद को कहते हैं स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस विकार प्रशमनम। तो पहले जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की कैसे रक्षा किया जाए, तो ये तो घर पे हम आराम से कर सकते हैं। लेकिन जब आतुर यानी वो रोगी हो गया, विकृत हो गया, तब तो उसे भी चिकित्सा की जरूरत होती है। और चिकित्सा तो एक चिकित्सक की देखरेख में हो, वही अच्छा रहता है। आपने कैंसर के रोगियों की भी इलाज किया है? कैंसर के जी रोगियों का आपने अध्ययन किया है? जी जी। क्या आयुर्वेद में कैंसर से संबंधित दवाइयाँ हैं जी जिससे कि कैंसर के रोगियों को राहत मिल सके? हम ये तो नहीं कह सकते कि कैंसर जैसी बीमारियाँ आयुर्वेद में ठीक करने का, पूरी तरह से ठीक करने का कोई रास्ता हो सकता है? जी बिल्कुल। आयुर्वेद में कैंसर को अर्बुद नाम से कहा गया है। यानी पहले की किताबों के लोक में कर्कटा अर्बुद अर्बुद कहा गया है।
जब कर्कट कहते हैं तो केकड़े केकड़े को ही कैंसर कहते हैं, अगर उसका हिंदी वर्जन देखेंगे। एक केकड़ा होता है जीव, जो हम देखते हैं उसके चारों तरफ यानी आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ पैर होते हैं, वो किसी भी तरफ चल सकता है। तो उसी नाम पे कैंसर यानी अर्बुद यानी कर्कटा अर्बुद पड़ा। कर्कटा अर्बुद का मतलब होता है ये ऐसी ग्रंथि होती है जो किसी भी तरफ बढ़ सकती है। जब किसी तरफ बढ़ती है, किसी भी आर्गन बढ़ती है, तो आज की भाषा में उसे मेटास्टेसिस बोलते हैं, यानी कैंसर का फैलाव बोलते हैं। आयुर्वेद में रस रसायन चिकित्सा के आधार पे कैंसर की चिकित्सा की जाती है। और देखा गया है कि जब हम रस रसायन आधारित चिकित्सा करते हैं तो इसमें फायदा आता है, और कई सारे कैंसर ठीक भी हुए हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ठीक किया जा सकता है, लेकिन ये देखना होता है कि किस अवस्था में है, फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज, वो किस आर्गन को फैला गया। जैसे ब्रेस्ट का कैंसर अगर लंग में फैल गया, लिवर में फैल गया, यानी लंग लिवर में मेटास्टेसिस हो गया, लंग में प्लेउरल इन्फ्यूजन, पेट में एसाइटिस हो गया, तो बहुत बिगड़ा अवस्था हो जाता है, वो तो किसी भी पैथी में शायद ठीक ना हो। तो ये भी देखना होता है कि किस अवस्था में है, किस आर्गन में गया है, उस आर्गन को देखते हुए और वात पित्त कफ दोष को देखते हुए कैंसर की चिकित्सा की जाती है।